हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत के साथ साथ ये जो अदम इस्तेहकाम है इसने पाकिस्तान की मईशत को भी अदम इस्तेहकाम के दहामने पर पहुंच दिया है। जो इसहाक डार साहब थे, इन्होंने इस तरीके से कमान संभाली थी कि आते ही कुछ डॉलर की परवाज में कमी तो ज़रूर हुई, लेकिन ये जिस तरह के अब अदादो शुमार सामने आ रहे हैं ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं। और जो इस वक्त मईशत का सारा एटमॉस्फेयर और सारा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल हम इस दहाने पर पहुंच चुका है कि हमें यहाँ से मदद मिलेगी तो हम सर्वाइव करेंगे, यहाँ से हमें IMF से बेल आउट पैकेज मिलेगा तो हम सर्वाइव करेंगे। मैं कुछ अदादो शुमार आपके सामने रखना चाहूँगा कि इस मालियाती साल में पाकिस्तान में महंगाई 7.1% और अगले साल तक 13.5% तक बढ़ने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत मौजूदा साल में सिर्फ 3.4% बढ़ेगी और अगले साल सिर्फ 2.7% तक ये जो मामलात हैं ये बढ़ेंगे। जो पाकिस्तान का टोटल मईशत का इकनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर है ये इंतहाई शेक होने वाला है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जो तजारती खसारा गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही में 5.8 अरब डॉलर था और वो मौजूदा साल में 11.6 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है। यानी हम करंट डेफिसिट में, तजारती खसारे में भी ये जो हदूद अबूर करते जा रहे हैं ये इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो रिजर्व में डॉलर्स नहीं रहे, हमारे पास वो एक्सपोर्ट्स भी नहीं रही। जो हालात हमारे इस तरीके के हैं कि हमारी गवर्नमेंट बड़े फैसले भी नहीं कर पा रही, आने जाने की बातें हो रही हैं, ये तमाम तर पाकिस्तान की मईशत को हिला कर रख रही हैं। रवां बरस की पहली तिमाही के दौरान जुलाई से सितंबर तक 18.63 अरब डॉलर की दरामदात हुई, जो गुज़िश्ता बरस इस अरसे में 11.2 अरब डॉलर रही और ये इजाफा 65% से ज़ायद रहा। ये चलें किसी हद तक कुछ बेहतरीन की जानिब ये चीज़ें थी, लेकिन फिर भी मुल्की बरामदात में भी इजाफा हुआ, तहम इनमें होने वाला इजाफा 27% रहा। गुज़िश्ता बरस पहली तिमाही में बरामदात 5.47 अरब डॉलर थी, जो इस साल की तिमाही में 6.9 अरब डॉलर तक कम हो गई। यानी ये जिस की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान की तमाम ट्रेड को, पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को हमने डेवलप करना है, हम वही बरामदात और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट इसकी बात करते हैं, तमाम इकोनॉमिस्ट इसकी बात करते हैं, तमाम मिनिस्टर्स इसकी बात करते हैं, तमाम हुकूमतें इसकी बात करती हैं, लेकिन फिर भी हम वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में कासिर रहे हैं। बढ़ाना तो दूर की बात, कम से कम जिस साल के ऊपर हमने कुछ बेहतरी की थी उन्हीं चीज़ों को मेंटेन रखना भी हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तानियों की 2018 से लेकर अब तक फीकस आमदनी में शदीद कमी वाक़ हुई है, जो इस वक्त 1482 अरब डॉलर थी और इस वक्त 1190 डॉलर तक गिर गई है। अब ये भी जो इंडिविजुअली किसी कैपेसिटी में इंसान कमाता है उसमें भी शदीद गिरावट है। फरवरी में एक जो है अमेरिकी डॉलर की कीमत 261 रुपये तक गई, तो वो दोबारा उसको यकीनी तौर पर कुछ आर्टिफिशियल ग्रोथ थी, उसको कहा गया, कुछ कंट्रोल तो किया गया, मगर ये फिर भी ये आर्टिफिशियल ग्रोथ अगर कहने वाले भी 200 से नीचे उसको नहीं लेकर आ पा रहे तो ये भी एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार 38% से ज़्यादा का इजाफा तो देखने को मिला है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियली ग्रोथ की वजह से है, क्योंकि डॉलर्स को रिजर्व कर लिया जाता है। डॉलर की रिजर्वेंस की वजह से हमारी मार्केट में जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है ये इंतहाई ज़्यादा इसको वॉलेटाइल हो जाती है, मार्केट में इस्तेहकाम नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, जिसकी वजह से तमाम तर अशारिये ख़राब होते जाते हैं। मौजूदा माली साल में मसनूआत के लिहाज से दरामदात का जायजा लिया जाए तो सिर्फ अगस्त के महीने में मुल्क में 66,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई, जबकि गुज़िश्ता अगस्त में ये सिर्फ 917 मैट्रिक टन थी। यानी हमने अपनी दरामदात जो इंपोर्ट करते हैं हम दूसरी दुनिया से, उसमें भी इजाफा देखने को मिला। यानी हम अपनी खुद कफालत की तरफ नहीं जा पा रहे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दे पा रहे और हमारी मईशत सड़कते जा रही है। स्पेशली इसके ऊपर बात क्यों की? इसलिए क्योंकि जो अदाद शुमार आ रहे हैं, कुछ अंदेशे ये भी पैदा हो रहे हैं कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान साहब जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि 80% जो है डिफॉल्ट का खर्चा जो खदशा है वो बढ़ चुका है। और अगर हमने जो दिसंबर में किस्त अदा करनी है IMF की, अगर हमने वो ना अदा की वक्त पर तो उसका भी शदीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस सब के क्या डायनेमिक्स होंगे, क्या हालात होंगे, इस मौजूद
पर बात करने के लिए चौधरी हामिद लतीफ साहब, एक्सपर्ट इन टैक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आपने तकरीबन मेरी सारी बात सुनी। ये जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान के 80% डिफॉल्ट रिस्क की और IMF की जो हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है इन चीज़ों की, तो ये किस तनाजुर में देख रहे हैं कि वाकई हम इस खदशे से दो चार हैं, और अगर इस खदशे से दो चार हैं तो फौरी तौर पर हमें कौन से जो पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे इस गवर्नमेंट को, ताकि हम कम से कम डिफॉल्ट से तो बच सकें? जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपकी सारी बातें मैंने सुनी, माशाल्लाह आपका जो सर्वे है ज़बरदस्त है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मुल्क डिफॉल्ट करे या ना करे, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन साइड पे चल रही है। इकोनॉमी में डाउनफॉल है, टैक्सेशन हम कर नहीं पा रहे, पैसा हमारे लोकल बंदे टैक्स पे नहीं कर पा रहे, और जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो बहुत बड़ा पेशखामा है जो कि नहीं आ रही। लोगों का ट्रस्ट जो है बिल्कुल उठ गया है। असल उसकी वजह ये है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है वो बिल्कुल नहीं है। हर रोज सूरत हाल ऐसी होती है कि आम पब्लिक जो है वो ये सोचने में मजबूर होती है कि सुबह ये ना हो कि हम बाजार जाएं तो अंडे मिले या सब्जी मिले ना मिले, ये महंगाई क्यों हो रही है। एक्सपोर्ट्स बिल्कुल जीरो है, इंपोर्ट्स की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है, और उसके ऊपर टैक्सेशन जो है, नाहल इंतजामिया, नाहल FDR और नाहल रेवेन्यू कलेक्टर्स, इन्होंने टैक्सेशन तो कर दी इंपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन ये नहीं सोचा कि मुल्क में जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेशन जितनी ज्यादा आप करेंगे, अपनी करप्शन के पैसे बढ़ाने के लिए वो सारा लोड आपने अवाम पे डाल दिया है। अच्छा चौधरी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हम पहले भी अपने कॉलम्स में, अपने आर्टिकल्स में, अपने प्रोग्राम्स में ये जिक्र ज़रूर करते रहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से कभी भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये शदीद बड़ा खदशा है हमें इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम तर हालात में यकीनी तौर पर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ऐसी जंग से गुजर रहे हैं कि तमाम सियासी कायदीन अपनी अपनी बका की जंग में है और वो इसी को प्रायोरिटी पर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो हमें कोई ऐसी फर्स्ट एड मिले, कहीं ना कहीं तो हम एक ऐसी पॉलिसी बना लें कि कम से कम हुकूमतें आए जाएं, बड़े फैसले ऊपर नीचे हों, कम से कम ये हमारी लाइफ लाइन तो चलती रहे। जी पॉलिसी बनाएंगे तो काम चलेगा, लेकिन पॉलिसी बनाने वाले भी सियासी तकरारी के तहत ही भर्ती होते हैं जनाब। जो बंदा एफिलिएशन से भर्ती हो के मुल्क की बागडोर संभालने वालों के साथ खड़ा होगा तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए और उस सियासी जमात को सपोर्ट करने के लिए जिसकी वजह से वो जॉब में आया है। ऐसे पॉलिसी कैसे बन सकती है जनाबे वाला कि जब आपकी जो तकरारी है वो भी सियासी बुनियादों पे हो। ये बहुत एक लंबी बहस है। ये वो कपड़े का थान है जो खोल दिया जाए तो खुलता ही जाता है। साबन की एक गाची होती है, उसमें स्लिप बंदा कर जाए तो करता ही जाता है। पहली बात ये सियासी स्टेबिलिटी के अंदर ये बड़ा अहम फैक्टर है कि आपकी भर्ती सियासी नहीं होनी चाहिए। इकट्ठे करने वाले टैक्स के अफसरान ये सियासी असर से पाक होने चाहिए, तो फिर ये पॉलिसी बनाएंगे। वरना जनाब होगा ये कि ये 20 रुपए की चॉकलेट देख रहे हैं आप पाकिस्तान में मिलती थी, ये 200। अच्छा फिर ठीक है, आपकी बात बजा है, मैं भी चौधरी साहब इसी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ कम चले, आप कोई ऐसी जो है वो तजवीज़ कर दें, कोई सजेशन कर दें, कोई गवर्नमेंट को, कोई हमारे इकोनॉमिस्ट माहरीन को कि ये कम से कम हम इस चीज़ों के ऊपर इन हालात में, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो तब तक रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, तो ये एक टाइम तो है, तो हम इसी टाइम पर मर रहे हैं। हम इस टाइम से किस तरीके से निकल सकते हैं, कोई फौरी तौर पर कैसे हंगामी तौर पर हमें चीज़ें करना होंगी? हंगामी तौर पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं आपकी 3 साल दुनिया पूरी में हर एयरपोर्ट के ऊपर 170 मुल्कों के अंदर मेड इन पाकिस्तान चीज मिलती रही। हर जगह पे देखते थे मेड इन पाकिस्तान चीज पड़ी होती थी। दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स पे एक्सपोर्ट्स मिलती थी। गुज़श्ता 6 महीने से आपकी मेड इन पाकिस्तान चीज दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलती। हर चीज आपके दूसरे ममालिक की मिल रही है। एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। सेकेंडली जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसको रिश्वतखोर लोगों से पाक करना होगा। अगर आप टैक्स इकट्ठा करके रिश्वतखोर लोगों को देंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्सेशन नेट के अंदर हर एक बंदे को लाया जाए, लेकिन टैक्स का जो मार्जिन है, जो स्लैब्स हैं, उनको कम किया जाए। तो इसी को फर्स्ट एड समझकर
IMF से जान छुड़ाई जा सकती है। तो ये इतने ज्यादा FBR के ऊपर रिजर्वेशंस क्यों हैं? तमाम लोगों से मैं बात करूं, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। हम इन लकुनाज को क्यों नहीं दूर कर पाए? हम वो टैक्स की चीजें जो हैं हम क्यों कलेक्ट नहीं कर पाते? हमारी टैक्स का दायरा कार वसी क्यों नहीं हो पाता? कैसा, मुझे सुन रहे हैं सर? अभी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल सर, मैं यही बात कर रहा था कि FBR के ऊपर हम ये एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। FBR के ऊपर बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, तो अगर इतनी ज्यादा रिजर्वेशंस हैं और हम वो टैक्स जो हमने एक तखमीना लगाया होता है वो भी कलेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर कौन सी ऐसी, एक तो पॉलिसी की बात है, दूसरी बात यह कि FBR के होते हुए कौन सा इदारा ऐसा मुतहरिक हो सकता है कि कम से कम अपने टारगेट को तो पूरा करें? बस यही है, क्योंकि FBR ही को सारा कुछ बनाया गया हमारे मुल्क में। स्टेट बैंक, FBR अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हम अपना रेवेन्यू इकट्ठा करके कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये काम नहीं करेंगे, वही पहली वाली बात आ जाएगी, अगर ये सारे लोग सियासी भर्तियों वाले आएंगे, ये सारे लोग मफाद परस्त आएंगे, ये सारे लोग पब्लिक से नहीं होंगे, इनको कोई मसला ही नहीं होता कि बाजार में कुछ चीज महंगी मिल रही है। मसला जब इनको समझ आएगा कि मुल्क में महंगाई क्यों है, जब इनके पास रिश्वत के पैसे नहीं होंगे तो ये पब्लिक को समझेंगे। जब रिश्वत के पैसों से 10 रुपए की चीज ये 1 लाख की भी चीज ले सकते हैं, तो फिर ये कभी मुल्क को सुधारने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। जैसा बात यह है कि जिस तरह बात कर रहे हैं इसमें तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, हमें FBR के अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, हम टैक्सेशन सिस्टम को बहुत जो है वो उस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट यह है कि फौरी तौर पर तो ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, और इस वक्त हमें फौरी तौर पर एक ऐसा जो है वो इंजेक्शन चाहिए, लाइफलाइन चाहिए, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट के खदशे से बच सकें। कैसे इंजेक्शन? ये दोबारा हम कर्जे ही लेंगे, हमें मकरूज बना दिया गया है, हमें गुलामी की ऐसी अंधेरों में ठोक दिया गया है, झोंक दिया गया है। इसका एक ही हल है कि अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, सजाएं दी जाएं, रिश्वतखोर को सजा मिले, जुराइम पेशा लोगों को सजा मिले, हर एक बंदे को खौफ हो, उसको पता हो कि मैंने एहतसाब के अमल से गुजरना है, नाम निहाद एहतसाब से नहीं बल्कि जनमन एहतसाब मेरा होना है, मैंने अपने खर्चों का हिसाब भी देना है, अपनी आमदनी का भी हिसाब देना है, तो वो पॉलिसी सही बनाएगा। अदरवाइज हो सकता सिवाय एक ही हल है कि अदालती निजाम को मौसर करके सजाओं का अमल नाफिज किया जाए, ताकि सजा और जजा का जो है यकीनी तौर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। लेकिन चौधरी साहब, क्योंकि आप एक इकोनॉमी के ऊपर गहरी नजर रखने वाले हैं, हम पाकिस्तानी अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट डेफिसिट इन्हीं टर्म्स में फंसे हुए हैं और इन्हीं से नहीं निकल पा रहे, तो खुद कफील होना तो हमारे लिए बहुत दूर है। ये हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से उस लेवल पर लेकर आ सकते हैं, करंट डेफिसिट को खत्म करें ताकि इन्वेस्टर्स भी आए, एक एतमाद बहाल हो? जाहिल अफसरों से जान छुड़ाएं, करप्ट अफसरों से जो रेवेन्यू के जिम्मेदार हैं उनसे जान छुड़ाई जाए और नए रास्ते रेवेन्यू के इकट्ठे तलाश किए जाएं। अब देखें, ऑनलाइन काम के ऊपर फ्रीलांसर मुल्क में काम करते हैं और बहुत सी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है जिसको ये अपने मुल्क में आने ही नहीं दे रहे। ये वो जाहिल अफसर हैं जिनको नई दुनिया का पता ही नहीं है कि ऑनलाइन रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। ये फिजिकली उसी छाबे वाले के साथ, छाबड़ी वाले के साथ रिश्वत ले देकर बाजार गर्म किया हुआ है। जब तक आपने इंटरनेशनल दुनिया के साथ अपने आप को अटैचमेंट नहीं देनी, आपके मुल्क में रेवेन्यू नहीं आएगा। इंजेक्शन सिर्फ रेवेन्यू बाहर से आना है इस टाइम पे, और वो रेवेन्यू IMF का नहीं चाहिए हमें वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनसे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिसियां सही बनाना होंगी। उनको कटहरे में नहीं लाना चाहिए कि बंदे ने पैसे ज्यादा भेजे, पूछो पैसे कहां से आ गए, तुम्हारे मुल्क में पैसे भेज दिए, मेरे मुल्क में पैसे आ गए, आप उसी को नोटिस करते जा रहे हो कि पैसे कहां से आ गए। ऑनलाइन काम कर लड़के परेशान हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजा साहब यौम शोहदा से अपना अलविदाई खिताब कर रहे थे और ख़िताब में उन्होंने जो बातें की यकीनी तौर पर मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से और ये तमाम तर हक़ाइक़ जो उन्होंने पेश किए जो मशरिकी पाकिस्तान के मुतालिक, ये अपनी जगह पर इंतहाई चश्मकुशा इंकशाफात हैं और इसका एतराफ़ हमारी फ़ौज भी करती है और हम पूरी कौम बहैसियत कौम दिलो जान से इसको तस्लीम भी करते हैं
यकीनी तौर पर पाकिस्तान फ़ौज एक ऐसा प्रोफेशनल इदारा है जिसने बेशुमार कुर्बानियाँ जो ऑन द रिकॉर्ड भी नहीं हैं वो पेश की हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की उस जो है तमाम तर सिचुएशन को बेहतर रखने के लिए। उनकी शुजात में किसी भी किस्म की ना कोई कमी आई है, चाहे लोग उनको किसी भी तरह की बातों का निशाना ज़रूर बनाते रहे, जिसका एतराफ़ आर्मी चीफ बजाते खुद इस तकरीब के ख़िताब से कर रहे थे। मगर तमाम तर हक़ाइक़ से जो है वो बाखबर होने के बाद हम ये बात आपको वसूख के साथ कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा पाकिस्तानी सलामती की आवाज़ उठाई, पाकिस्तान के हमेशा मुफाद का खैर मकदम किया और मुफाद ही के हक़ में हमेशा तमाम तर सूरत हाल को लेकर चले। नाज़रीन, ये अलविदाई ख़िताब था जो यौम शहदा के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, ये हर हवाले से बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक अहम तैनाती का मामला भी ज़ेर गौर है। आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट इंतहाई करीब आ चुकी है और ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो सियासत है उसमें भी माहौल गर्म है। ये माहौल की गर्मी, ये यकीनी तौर पर सियासी लोगों की खींचातानी, सियासत में रस्साकशी, सियासत में हर तरीके का प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो सियासतदानों का काम है और वो तो करते रहेंगे। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह फ़ौज ने ऐलान किया कि हम किसी भी सियासी अमल का हिस्सा नहीं हैं और हम हर हवाले से इन सारी ग्राउंड्स पर किसी भी जगह पर बाइस ना रहे हैं, ना होंगे और ना मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा है, तो ये इंतहाई एक ऐसा ऐलान है, ऐसी बात है जिसका हम खैर मकदम करते हैं। और बहैसियत कौम हम पहले भी इन तमाम कुर्बानियों का, तमाम ऐलानात का एतराफ़ भी करते हैं और इसका खैर मकदम भी करते हैं तमाम तर सूरत हाल से मद्देनज़र होते हुए। अब एक और जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, ये तैनाती को लेकर सियासत में रस्साकशी, ये सियासी लोगों का हक है, वो अपने अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हैं, वो अपने अपने नैरेटिव्स को, अपने बयानियों को मजबूत करते हैं। इन बयानियों के ऊपर किसी भी किस्म की ना कदगन है, ना कदगन लगाई गई, ना किसी भी जगह पर इनको जो है वो गलत कहा गया, ना सही कहा गया। यानी जो फौज ने अपना प्रोफेशनली तरीक़ाकार था उसको अपनाते हुए हर सियासी जमात को वही मोमेंटम दिया, वही जो है वो ग्राउंड्स फराहम की जो उसका डेमोक्रेटिक राइट था, जो जमहूरी अमल में उसका किरदार बनता था। और ये तमाम तर सूरत हाल सियासी जमातें भी इस चीज़ से बाखबर है और एतराफ़ भी करती हैं। अब ये जो बातें होती हैं कि किसी जगह पर तनाज़ा या मुतनाज़ा बना दिया जाना, ये सियासी जमातों के अपने अपने मफादात होते हैं। वो किन किन जो है सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं और किन किन बयानियों को जो है वो चलाते रहे हैं। हार जीत हमेशा सियासत का हिस्सा होती है, बातचीत सियासत का हिस्सा होती है, सिलेक्टेड कह लें, इम्पोर्टेड कह लें, कुछ भी कह लें, ये तमाम तर बयानिए ये सियासी जमातों के होते हैं, सियासी लोगों के होते हैं, ये घड़े हुए होते हैं, पब्लिक की एंगेजमेंट के लिए होते हैं। ये कतई तौर पर किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर ना इसका असर पड़ता है, ना पड़ना चाहिए। और इसमें तमाम तर ये जो चीज़ें हैं ये गलत तरीके से पेश की जाती हैं। बयानियों के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, इस तरह के बयानात के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ताकि इदारों की कुर्बानियों को, इदारों की जो लाजवाल जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं इस मुल्क के खुदादात के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, हमारे और आपके अमन के लिए, हमारे सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारे शहरों की हिफाजत के लिए जिस सिना सुपर होकर हमारी फौज लड़ती रही है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। और यकीन माने इस दादे दहशतगर्दी में जिस तरीके से पाक फौज ने कामयाबियां समेटी हैं, कोई भी फौज इसकी मिसाल नहीं रखती। पाक फौज ने अपना लोहा मनवाया है और हमेशा मनवाते आए हैं। हमारी सराउंडिंग्स में हर तरफ हमारे जो जोग्राफिकल ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर हमारे दुश्मन भी बैठे हैं, उसके ऊपर हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं, उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पाक फौज का हमेशा से जो है वो एक अहम किरदार रहा है। पाक फौज का सबसे पहला काम अपनी सरहदों का दिफा करना है, ये कहा है आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने। फौज का सबसे पहला काम जो है वो अपनी सरहदों की हिफाजत करना, अपनी कौम और मिलत की हिफाजत करना, शहरों की हिफाजत करना है। मशरिकी पाकिस्तान का अलहदा होना फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। ये उन्होंने आज अपने खिताब में स्पेशल इस चीज़ को एड्रेस किया है और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि मशरिकी पाकिस्तान का अलहदा होना फौजी नहीं सियासी नाकामी थी।
और एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई है। क्या यह मुमकिन है कि बैरूनी साजिश हो और फौज खामोशी से बैठी रहे? ये जो हम डॉक्यूमेंट्स पे भी देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में हम पढ़ते हैं कि जो हमसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो अलग हुआ, तो वहाँ पर पाक फौज को नाकामी हुई कि वो 90,000 फौजी हमारे उन सरहदों पर फंस गए। तो आर्मी चीफ ने आज उसकी तस्हीह करते हुए कहा कि वो फौज 90,000 नहीं, वो 34,000 थी और उनका मुकाबला 2.5 लाख भारतीय फौज से था। इसके अलावा जो एक वहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 2 लाख उनके भी जो है वो अब जहादी कह लें या अपनी जगह से एक वो मसलहा विंग जो था उनके खिलाफ था, और हमने फिर भी वहां पर किसी भी नाकामी को गले नहीं लगाया, कामयाबियां हमारा मुकद्दर बनती रहीं। ये एक सियासी फैसला था जिसकी वजह से हमारी ज्योग्राफिकल जो है बाउंड्रीज अलहदा हुई और हमारा एक बड़ा टुकड़ा पाकिस्तान का वो हमसे अलहदा हुआ। कई हलकों की जानिब से फौज पर शदीद तनकीद के साथ साथ गैर शाइस्ता बयान है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये आर्मी चीफ ने इंतहाई जो है वो उस लहजे में कहा है जिससे उनको दर्द भी महसूस होता है, उनका कुर्ब भी महसूस होता है कि पाक फौज हमेशा इसी कौम के लिए, इसी कौम और मिल्लत के लिए कुर्बानियां देती है, और उनको जिन अल्फाज में याद किया जाता है, जिन अल्फाज से उनको मुखातिब किया जाता है, ये इंतहाई नामुनासिब हैं। पाक फौज ने अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर पाकिस्तान में सैलाब आता है, जल्जला आता है, कोई कुदरती आफत आती है, हमें शहरों में इमरजेंसीज चाहिए, हम जो है ये कोरोना जैसी वबा का सामना कर रहे हैं, डेंगू जैसी वबा का सामना करते हैं, कुदरती आफत आती है, हमेशा फ्रंट लाइनर्स हमारे सोल्जर्स जो हैं वो पाक फौज ही रही है। ये उनकी जो है हमारी कौम व मिल्लत की हिफाजत के लिए, उनकी सेहत की हिफाजत के लिए, उनके इखलाकी हिफाजत के लिए, उनके जानी माली हिफाजत के लिए यकीन तौर पर फौज हमेशा फ्रंट लाइन पर रही है और अपना काम करती रही है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि आगे बढ़ना है तो अदम बर्दाश्त और मैं ना मानू का रवैया तर्क करना होगा। अब ये अपनी जगह पर बहुत ही वो बात है कि जिससे हमारी पूरी कौम जो है इखलाकी गिरावट का सामना कर रही है। वो सिर्फ सियासत में नहीं, वो सिर्फ इदारों में नहीं, वो सिर्फ हमारी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ में नहीं, हमारी पार्लियामेंट में नहीं, मिन हैसुल कौम, हमारी कौम का ये अलमिया है, डिलेमा है, बहुत बड़ा डिलेमा है, अलमिया है कि हमने अपनी अखलाकियात को पामाल कर दिया है। और मैं ना मानू वाली यानी अदम बर्दाश्त का जो एक एलिमेंट, जो अंसर हमारी कौम के अंदर पैदा हो गया है, ये इंतहाई तबाहकुन है। ये हमें एक ऐसी बंद गली में, एक ऐसी बदबूदार गली में लेकर दाखिल हो रहा है जिससे शायद वापसी का रास्ता कोई ना हो। और हमने जो 75 सालों में एक पौधा लगाया, इसका परवान चढ़ाया, अगर हम उसमें से इखलाकियात को निकाल देंगे तो यकीन माने पूरी दुनिया हमें किसी भी जगह कोई क्रेडिट नहीं देगी और इंतहाई पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह अमल होगा। मजीद आर्मी चीफ का कहना था कि वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ये इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। ये वो स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आज मैं अपना प्रोग्राम भी कर रहा था कि यकीन माने सियासी लोगों की अपनी जो है बका की जंग होगी, सियासी लोगों की अपनी जो है वो अदम बर्दाश्त की सियासत होगी, अपने बयानिए की बातें होंगी। ये एक पार्टी सड़कों पर होगी, ये एक पार्टी के सरबराहान लंदन में होंगे या कहीं भी होंगे, उनके बड़े बड़े महल हैं। जो पिस रहा है वो पाकिस्तानी तबका है और मौशत की जो सुस्त रफ्तार है और मौशत की जो इस वक्त हालत है ये इंतहाई पतली हो चुकी है। अगर हमने ये तू मैं ब्लेम गेम से निकल कर इस चीज़ों के ऊपर एड्रेस ना किया तो हम बहुत ही ख़तरनाक नताइज का सामना करने वाला हैं। खुदा न खास्ता हम श्रीलंका की उस सिचुएशन को भी शायद कुछ टच कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हमें वो दिन देखना पड़े जिसमें हमें कितारों में लगकर पेट्रोल मिले, कितारों में लगकर आटा मिले और वो हालात हों कि यकीन माने पाकिस्तान में एक जंगल का कानून नाफिज होगा और हम पहले इखलाकियात से गिर चुके हैं और वो हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता अल्लाह का एक ऐसा अज़ाब होगा जिसके ऊपर हम मजीद अपना जो है वो तवाज़ुन कायम नहीं रख पाए। आर्मी चीफ साहिब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो यौम शोहदा से अपना अलविदाई खिताब किया है उस तकरीब से उसमें बहुत अहम बातें हुई हैं।
इसमें सबसे पहले तो मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से 1971 के इंसिडेंट के हवाले से जो उन्होंने बात की, जो हकायक की दुरुस्तगी की बात की, उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाल ही में जो सियासत में चल रहे हैं बयानिए, कुछ इंपोर्टेड के और पहले चलते रहे सिलेक्टेड के, इनको एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंपोर्टेड और सिलेक्टेड के बयानिए बनाकर पाक फौज को अवाम में जो है वो इस तरह के बयानिए बनाकर पाक फौज के ऊपर हर्जा सराई की गई, इस तरह की बातें की गई, जबकि ये सियासी जमातें अपनी अपनी रसाकशी में एक दूसरे को खींचती हैं, बयानिए बनाए जाते हैं, ये हुकूमतें आनी जानी होती हैं और हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए पाक फौज मौजूद रहेगी। इस मौजू पर बात करने के लिए हसाम दुरानी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दुरानी साहब, आपने भी वो स्पीच सुनी, पूरी कौम ने सुनी, यकीनी तौर पर वो बहुत अहम थी हर हवाले से, और ये इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि जो टाइमिंग है ये इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ साहब रिटायर होने वाले हैं और इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जिस तरीके से फैला हुआ है और गूंज रहा है और अभी तक इसके ऊपर कोई भी इत्तफाक राय नहीं हो पाया, तो ये तमाम सिनेरियो के ऊपर आपके एनालिसिस क्या हैं, आपके पॉइंट्स क्या है, मौक़िफ़ क्या है सर? जी शुक्रिया अपना हमजा आपका। मैंने अपनी आर्मी चीफ साहब की तकरीर सुनी है और जो आपने जिस पॉइंट के ऊपर आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल सही की है। अब इसमें एक चीज बहुत जो ना काबिल गौर है, आर्मी चीफ साहब ने कहा कि पिछले 1 साल यानी कि 1 साल पहले आर्मी ने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे या वो किसी तरह भी कोई पॉलिटिकल होने के मुतहम्मल नहीं हो सकते, और वो उसका फिर रिजल्ट हमने देखा वो आपके सामने है। हाँ, दूसरी बात ये थी कि एक बहुत अच्छी बात ऐसी हुई है जो कि उन्होंने कहा है कि जी कहा यह जाता था कि ये जी सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है या इम्पोर्टेड है, और उसके बारे में जो उन्होंने बड़ी खुल के बात की है वो भी मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे जो एक पॉलिटिक्स के और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का जो तालिब इल्म है उसके लिए बहुत ज्यादा इसमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोचने समझने के लिए और कुछ ऐसी निशानियां मौजूद होती हैं जो कि जब इंसान सच बोल रहा होता है तो वो नजर आना शुरू हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इमरान खान साहब का जो 3.5 पौने 4 साल का जो टर्न्योर था वो आपके सामने था। उसके बाद अभी रिसेंटली जो तकरीबन 6-7 माह हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए भी, ये टेनोर भी आपके सामने है। अच्छा, वैसे ढके छुपे अल्फाज में मैं पूछ सकता हूं कि इससे पहले जिस तरह उन्होंने आपने जो पॉइंट आपने स्टार्ट पर रेज किया है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में तो इसको बड़े हर डायनेमिक से देखा जाएगा और सोचा जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहली हुकूमतों में ऊपर नीचे होते रहे मामला। हाँ होते हैं, बेशक होते रहे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी आप ये देखें कि जब आपके आर्मी चीफ ने अपने मुंह से ये कह दिया है कि हम 1 साल पहले हमने ये प्लान किया और हमने ये सोचा कि हमने पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, हमने नॉन पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं, वो मनोअन इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इससे पहले वो पॉलिटिकल थे और वो एक पॉलिटिकल पार्टी को जो ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टी है उसको लेकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और उसका नतीजा क्या हुआ? एक पार्टी को नहीं, सिर्फ एक पार्टी को नहीं, तमाम पार्टीज हैं इसमें। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रहा है कि इस वक्त जैसे ही अगर स्पेसिफिकली अगर मैं एक पार्टी की बात करता हूं तो जैसे वो पार्टी हुकूमत से नीचे उतरी है तो अलग है, सिलेक्टेड भी अलग है, और ये दोनों चीजों का एड्रेस किया गया है। इसका मतलब ये है कि तमाम तरह का में उनको देखें। जी सर, क्या उसमें हाँ उसमें आप ये देखें ना कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है कि 1 साल पहले हमने तहैया कर लिया था कि हम पॉलिटिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 साल पहले का मतलब 7 माह इनके लगा लें और 5 माह जो है इससे पहले वाली गवर्नमेंट के लगा लें। बेसिकली वो ये कह रहे हैं, जो मुझ जैसा एक नाकुस अकल जो है वो ये बात समझने की या उस तक ये बात पहुंची है कि इससे पहले तक जो भी हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन अब जो है वो ये काम नहीं कर रहेंगे। जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली आज की जो तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पिछले 4 साल जो अब तक जो गुजरे हैं ये इस दौर की बात कर रहे हैं, इसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की भी ये बात हो रही है। ये दुरानी साहब इस हवाले से भी, क्योंकि आर्मी चीफ के बतौर ये कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि उन्होंने ये जो बात की है ना कि ए पॉलिटिकल इस तरह की बातें हमने तहैया कर लिया, सियासी इन्वॉल्वमेंट ना करने का, तो ये बतौर आर्मी चीफ उनकी स्टेटमेंट पूरे इंस्टीट्यूशन की स्टेटमेंट है, और ये बतौर आर्मी चीफ का सिर्फ दुरानिया नहीं देखा जाएगा, तकरीबन तमाम जो है माजी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। नहीं माजी देखें,
इसमें होता ही है, आप देखें, बात सुने, अगर तो हम गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दें तो हमें तो 1947 से लेकर अब तक सारी चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि जैसे आप जैसे जो है हमारे साहबाने इल्म और कदर जो है वो हमें कहते हैं कि चले जो हो गया सो हो गया, अब से आगे आगे चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो विजन था वो उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब तक जो हो चुका है वो हो चुका है। अब यहाँ से आगे हम जो है हमें फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। हम अगर दोबारा रिवर्स का गियर लगा के पीछे की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम। चलिए मुस्तकबिल की बात करते हैं। अब ये बात सामने आ जाना, आप समझते हैं कि किस सियासी जमात के लिए ज्यादा फायदेमंद है? ये बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फायदेमंद है। किस पॉलिटिकल पार्टी को इन हालात में सबसे ज्यादा फायदा होगा? नहीं, देखें सर, बात तो अगर फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो फिर पब्लिक के सर पर आ गई ना बात। तो पब्लिक के सर इस वक्त किसके साथ ज्यादा है? आप नहीं देखें, पब्लिक की बात, अगर आप पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक तो एक जमाने में जब इमाम अबू हनीफा की अगर मैं बात करता हूं तो उनके साथ भी पब्लिक मौजूद नहीं थी, लेकिन पब्लिक जो थी किसी और के साथ मौजूद थी। आपने बात की थी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको आज से अगर ये बात होती है और इसको मनोअन कबूल कर लिया जाता है और इसको नोश्ता दीवार बना दिया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तकरीबन 250 के करीब जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उन सबको फायदा होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप की बात करते हैं या फैन फॉलोइंग की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका नतीजा आपने देख ही लिया। अभी आप देखें ना, अभी पंजाब के अंदर जो 20 जो इलेक्शन हुए हैं अपना। सर चले हम बड़ी पार्टीज की बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फायदा किसको, नुकसान किसको? ये मुझे मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, गुजारिश है मेरी। इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं देखता हूं तो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होगा पीटीआई को, मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फायदा देखते हैं तो वो पीटीआई अपना मुस्लिम लीग नून को और बाकी जमातों को होगा, जैसे पीपल्स पार्टी है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमएलएन को फायदा किस तरीके से है? देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। हम होते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर सबसे अब तक जैसे आपने भी देखा है, आपकी भी जितनी आपकी आपने चीजों को देखा है, आपने पढ़ा है, मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं। हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पार्टी जो होती है या कोई भी एक बंदा जो फिगर होता है वो पॉलिटिकली ग्रो नहीं कर रहा होता। बेसिकली वो हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे होते हैं या उसको जेनेटिकली ग्रो करवा रहे होते हैं। तो सर वो आर्टिफिशियली ग्रोथ तो रुक गई ना अब ये, क्योंकि बड़ी लंबी डिबेट हो जाती है। आर्टिफिशियली ग्रोथ करने वाले तो एग्री कर गए ना और वो रुक गई। तो मैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम बढ़ाते रहेंगे, आगे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हसाम दुरानी साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और ये जिस तरीके की बात उन्होंने पॉइंट आउट की है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये इसी जो है चीज़ की ज़रूरत थी ताकि डायरेक्शंस जो हैं वो वाज़ेह हो जाएं। सियासी जमातों के लिए एक लकीर खींचती जाए, क्लियर हो जाए कि ये कहीं से भी कोई हाथ नहीं पड़ेगा। अपने जोरे बाजू पर पब्लिक मैंडेट के साथ जो भी पाकिस्तान की हुकूमत बनाएगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और एग्री भी किया जाना चाहिए। नाज़रीन, इसी पॉइंट के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।